आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के आर्थिक कार्यों से जुड़े समिति और मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। उस बैठक में कई फैसले लिए गए। उसी से संबंधित आज ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है। इसमें आप सभी का स्वागत है। आपसे चर्चा के लिए हमारे बीच माननीय सूचना और प्रसारण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और माननीय राज्य मंत्री सूचना और प्रसारण, मत्स्य, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन डॉक्टर एल मुरुगन जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मंत्री जी चर्चा का प्रारंभ करेंगे, तत्पश्चात हम आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देंगे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, चेक चेक चेक। नमस्कार। चेक चेक। हेलो चेक। हेलो हेलो 1 2 हेलो सर केवल हेलो हेलो चेक चेक चेक। माइक चेक। हेलो चेक चेक चेक। अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है? नमस्कार, आपको वर्ष 2023 की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। बहुत महत्वपूर्ण उसमें निर्णय लिए गए हैं और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक जो कदम उठाए, उसकी देश और दुनिया ने सदा प्रशंसा की है। और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में ही वैश्विक स्तर पर भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश की ऊर्जा की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 40% नॉन फॉसिल ऊर्जा स्रोतों पर आधारित हो, ये लक्ष्य 2030 तक का निर्धारित किया था, जिसको 2021 में एक बहुत वर्ष पहले पूरा किया गया। और 2021 में ग्लासगो में COP26 के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जो भारत द्वारा महत्वाकांक्षी कदम उठाने की जो घोषणा की थी और अपने भारत को 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा था, पंच अमृत की बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर कही। वही 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से क्लाइमेट क्षेत्र में क्वांटम जंप देने के लिए उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के बारे में खुलकर चर्चा भी की। और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तिरंगे को साक्षी मानकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी और यह भी कहा था कि अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है और ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति को आत्मनिर्भर बनाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की एक नई प्रेरणा भी बनेगा। ग्रीन ग्रोथ से ग्रीन जॉब्स के नए अवसर हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टार्टअप्स के लिए बनेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 के अपने लाल किले की प्राचीर से भाषण में कहा था और इसी को ही आज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इंडिया विल बी द ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन और हम ये कह सकते हैं
कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसकी जो विस्तृत संरचना तैयार की गई वो इस प्रकार है कि 2023 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। इसके लिए 60 गीगावाट से 100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी को तैयार किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा और भारत में लो कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन व इससे संबंधित इक्विपमेंट व टेक्नोलॉजीज के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए इंसेंटिव, दो तरह के प्रमुख इंसेंटिव दिए जाएंगे। एक तो इलेक्ट्रोलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग पर 5 वर्षों के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे। मैं कह सकता हूं कि इसको कुल स्कीम जो 2029-30 तक है, तो इसको पहला तो इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग पर इंसेंटिव दिए जाएंगे, दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर इंसेंटिव दिया जाएगा और इन दोनों के लिए जो इंसेंटिव्स कुल मिलाकर 17,490 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय किया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन हब्स का विकास किया जाएगा जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादक एवं उपभोक्ता को एक ही जगह पर लाया जाएगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन भी ना पड़े और इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स का लाभ भी मिल सके। आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक ही जगह पर उपलब्ध करवाया जा सके। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है। इसके अंतर्गत पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, जैसे रिफाइनिंग, स्टील, शिपिंग, लॉन्ग रेंज मोबिलिटी इत्यादि सेक्टर्स के लिए जहां भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग हो सके, उनकी पहचान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए जाएंगे और इन पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए 1,466 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का एक फ्रेमवर्क होगा और इसके लिए डेडिकेटेड R&D फंड स्थापित किया जाएगा जिसमें सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन और वेंचर कैपिटल फंड लाने का प्रयास किया जाएगा। चैलेंज मोड के द्वारा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स का चयन किया जाएगा और इसके लिए भी 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हाइड्रोजन इकोनॉमी इकोसिस्टम से संबंधित सभी उद्योग आसानी से कार्य कर सकें, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ कंप्लायंस, इसके ऊपर मोदी सरकार का सदा फोकस रहा है। तो इसके लिए आवश्यकता अनुसार रेगुलेशंस, कोड्स और स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे। इस मिशन से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों एवं एजेंसियों में समन्वय एवं मिशन के सुचारू ढंग से संचालन करने के लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप गठित किया जाएगा जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के एक्सपर्ट्स भी लिए जाएंगे। टेक्निकल एक्सपर्ट्स का भी एक एडवाइजरी ग्रुप गठित किया जाएगा जो एम्पावर्ड ग्रुप्स को तकनीकी विषयों पर असिस्ट करेगा। देश में विभिन्न सेक्टर्स में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग बढ़े, इसके लिए एम्पावर्ड ग्रुप के द्वारा संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श के आधार पर ट्रांजैक्टरी निर्धारित की जाएगी और इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए MNRE में, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में मिशन सेक्रेटरीट स्थापित किया जाएगा और मिशन डायरेक्टर किसी ऐसे प्रोफेशनल को लिया जाएगा जो इस सेक्टर की डोमेन नॉलेज रखता हो और एक्सपीरियंस उसको हो और मिशन सेक्रेटरी में सेक्टर के प्रोफेशनल्स को भी शामिल किया जाएगा। इस मिशन के क्रियान्वयन से भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में स्थापित किया जाए, इस दृष्टि से काम किया जा रहा है। 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने का लक्ष्य हम प्राप्त करें और जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी की है, उस दृष्टि से ये बहुत उपयोगी होगा। चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग की बात हो
या ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की बात हो, इन तीनों ही क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर होगा और ग्लोबल हब ग्रीन हाइड्रोजन का भारत बनेगा। ये बहुत बड़ा कदम आज एक ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी की सरकार ने लिया है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी देकर। अब 2020 तक ग्रीन हाइड्रोजन की कुल डिमांड ग्लोबल की जो होगी, हमारा प्रयास है कि हम उसका कम से कम 10% भारत के लिए लाएं। इससे कुछ लाभ क्या होने वाले हैं, अगर मैं एक्सपेक्टेड डिलीवरेबल्स की आपके लिए बात यहां पर करूं तो क्या क्या दिखते हैं आपको। जहां एक और 50 लाख टन एनुअल प्रोडक्शन हमारा ग्रीन हाइड्रोजन का होगा, वहीं पर 50 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन एमिशंस एनुअली कम होंगे। और यही नहीं, हमारा जो इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल्स का है वो भी 1 लाख करोड़ की सेविंग उस पे होगी। और हमारी इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी जो होगी वो हमारी 60 गीगावाट से 100 गीगावाट की हमारी 2030 से पहले बनकर तैयार हो जाएगी। और ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी के अलावा हमें चाहिए वो 125 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को भी हम तैयार करेंगे, जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में हमें मदद करेगी। और इसमें कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? 8 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट 2030 तक इस क्षेत्र में आएगी और सीधे तौर पर 6 लाख के लगभग जॉब्स इसमें मिलेंगी। इसके जो बाकी सेक्टर्स हैं उनमें भी साथ साथ में जॉब क्रिएशन भी होगी, वैल्यू एडिशन भी उस तरह से होने देखें। डिकार्बनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, मोबिलिटी और एनर्जी सेक्टर्स होगा। आयात करने पर और कमी आएगी, आयात करने में आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। और फॉसिल फ्यूल्स की जो हमें रिक्वायरमेंट विदेशों से रहती है उसमें भी कमी इसमें आएगी। इसमें कुल मिलाकर अगर खर्चा देखा जाए 19,744 करोड़ रुपया 19,744 करोड़ रुपया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए मंजूरी आज की गई है। जैसा मैंने कहा, इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए 8 लाख करोड़ रुपए की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, 6 लाख सीधे तौर पर इसमें जॉब्स क्रिएशन होगी, 50 मिलियन टन ग्रीन हाउस एमिशन को अवॉइड किया जाएगा, कम होंगे, और 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का काम भी इसके माध्यम से प्रतिवर्ष किया जाएगा, कम से कम इतना किया जाएगा। और हमारी मोबिलिटी के काम भी, बाकी सबके काम भी आएंगे। दूसरा निर्णय जो है वो भी एक ऐसे क्षेत्र में है, जैसा मैंने आपको अभी बताया रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो रिन्यूएबल एनर्जी 2012 तक भारत में 68,274 मेगावाट थी, जो बढ़कर 3,69,651 मेगावाट हो गई है। ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी पे किस तरह से काम किया है, जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करती है और एक तरह से पावर की कॉस्ट भी कम आई है, एनर्जी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करने का काम किया गया है। और जो ग्लोबल स्तर पे भारत को एक नेतृत्व देने का काम करना था वो भी करने का काम किया है। दूसरा निर्णय भी पावर मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, जहां 382 मेगावाट के सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में भी हिमाचल के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स अन्य क्षेत्रों में भी दिए, तो इसी तरह से एक धौलासिद्ध का प्रोजेक्ट भी पहले हाइड्रो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा मंजूर किया था। अब आज सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2,614 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत जिसके ऊपर आएगी उसको मंजूरी मिली है। ये सतलुज नदी पर बनेगा, जिला शिमला और मंडी, ये 2 जिलों में स्थापित होगा।
इसकी क्षमता जो है 382 मेगावाट की है और इस प्रोजेक्ट का निर्माण जो है वो SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड करेगा और इसको 5 वर्ष 3 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसमें हिमाचल को सबसे बड़ा फायदा यह है, एक तो वहां पर हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं पर ही हिमाचल के हिस्से जो मुफ्त में बिजली इसके माध्यम से मिलेगी उसका लाभ भी मिलने वाला है। भारत सरकार का इसके ऊपर जो एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च आएगा 13 करोड़ 80 लाख रुपया, उसकी मंजूरी भी दी गई है। इसका जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है स्टेज 1 स्टेज 2 के लिए वो फॉरेंस क्लियरेंस भी मिल चुके हैं और अब तक प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर 246 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। हिमाचल को कुल मिलाकर इसमें से 13% जो बिजली है वो निशुल्क मिलेगी, यानी कि जब ये 382 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा तो 13% बिजली हिमाचल को इसमें से मुफ्त मिलेगी, जो करोड़ रुपए की आय हिमाचल के लिए भी होगी और उसके अलावा 4000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। 61 गीगावाट का जो हमारा लक्ष्य पन बिजली परियोजनाओं का हाइड्रो प्रोजेक्ट का रखा गया है उसको प्राप्त करने में भी ये प्रोजेक्ट बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तीसरा निर्णय हालांकि बाइंड स्कीम से जुड़ा हुआ है, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय का है। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, ये इस बाइंड स्कीम के लिए 2021-22 से 2026 तक के लिए 2539 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 2539.61 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसके अंतर्गत दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज बनाने का काम किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन करने की दिशा में काम किया जाएगा। अच्छे प्रोग्राम बने, कंटेंट अच्छा बने, उस दिशा में काम करने के लिए पैसा मिला है। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो ब्रॉडकास्टिंग में हम अभी कर रहे थे उसको हाई डेफिनेशन की ओर ले जाने का काम किया जाएगा। HD, UHD इस तरह का उस सब में प्रावधान होंगे। पुराने ट्रांसमीटर्स जहां पर रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता है उसको ट्रांसमीटर्स को बदलने का काम किया जाएगा। नए FM ट्रांसमीटर्स लगाए जाएंगे। जो 66% आज के समय FM के माध्यम से कवरेज है वो बढ़कर 80% से ज्यादा हो जाएगी देश भर में, ये भी इसमें से काम मिलेगा। LW एरियाज हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, बॉर्डर एरियाज हैं। सबसे बड़ा काम इन क्षेत्रों में FM के ट्रांसमिशन को अपग्रेडेशन या नए लगाने का काम किया जाएगा। इसमें वहां के दूर दराज के लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देश के जो दूर दराज के इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, जनजातीय LW से प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां 7 लाख से ज्यादा फ्री DD के माध्यम से जो फ्री डिश है वो देने का काम किया जाएगा। DTH का जो डायरेक्ट टू होम उसका विस्तार किया जाएगा। पुराने स्टूडियो इक्विपमेंट, ट्रांसमीटर, अर्थ स्टेशन, OB वैन्स, इनको बदलकर नई टेक्नोलॉजी के लाने का उसको काम किया जाएगा। दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क के लिए अच्छी क्वालिटी के कंटेंट का डेवलपमेंट और इसमें लोकप्रिय कार्यक्रम और बढ़ाए जाएं, उसमें भी काम किया जाएगा। तो 3 जो निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिए गए वो मैंने आज आप सबके सामने रखे हैं। इसके ऊपर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। Yes. Yes. Yeah. Sir, I'm Parikshit from CNBC. I wanted to ask you about the incentives that you have announced. Out of the total outlay of 19,744 crores, over 17,000 will be for electrolyzer and green hydrogen manufacturing. What will be the specific allocation for each under these two interventions? Also, will there be more enabling schemes that will be launched in the coming months to operationalize these incentives? इसकी डिटेल्स जो है बाकी सारी की, ये जो 17,490 करोड़ रुपया जो इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए जो रखा गया, इसकी डिटेल आपको मिल भी जाएगी कि कुल कितना है। लेकिन लगभग 13,000 करोड़ रुपया जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए खर्च होगा, बाकी इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए खर्च होगा अप्रोक्सीमेटली।
प्रकाश प्रदर्शी 18 हाउस स्वदेश से। ये जो इंसेंटिव्स आप देंगे उसका उसका क्राइटेरिया क्या होगा? क्या ये पीएलआई स्कीम की तर्ज पे होगा या फिर आप कैपेसिटी ऐड ऑन करने पे आप ये इंसेंटिव देंगे? दूसरी चीज़ कि आप जैसा कि पॉलिसी का हिस्सा है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन पे भी अलग इंसेंटिव और इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग पर भी अलग इंसेंटिव, तो ग्रीन हाइड्रोजन और इसमें किस तरह की इंसेंटिव्स कैसे दिए देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी तो आप बनाते ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग की आपके पास अभी क्षमता नहीं, लेकिन उसको बनाने की शुरुआत की गई है। तो इसमें भारत दुनिया के पीछे न रहे, दुनिया में ग्लोबल हब बने, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी भी बने। तो उस पर पर किलोवाट क्या देंगे, वो इंसेंटिव्स की डिटेल आपको मिल जाएगी। शुरुआत में कितना होगा, बढ़ते बढ़ते कैसे कम होगा, उसकी सारी डिटेल जानकारी आपको दे दी जाएगी। और इसी तरह से ही जो ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने की बात है, वो भी प्रति किलो शुरू में क्या होगी और बाद में कैसे कम होती जाएगी, वो सारी डिटेल एक चार्ट, जब इसकी डिटेल अनाउंसमेंट होगी उसमें आपके पास सारी जानकारी आ जाएगी। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी तो रिक्वायरमेंट को पूरी करेंगे ही, भारत एक्सपोर्ट करने की दिशा में भी आए और आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी के रूप में भी, प्रोडक्शन के रूप में भी बने, इस दिशा में हमने काम करना शुरू किया है। तभी तो R&D के लिए भी बजट रखा गया है। और जो इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग की बात है या ग्रीन हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है, इसमें आत्मनिर्भर भारत बने, उस दिशा में इस पे काम किया गया है। और सेल्फ रिलायंट बने, उसके लिए भी अलग अलग कंपोनेंट की हमें, जैसे मान लीजिए हमने सोलर एनर्जी पे पहले काम शुरू किया था, तो शुरुआत में हमें कंपोनेंट्स बाहर से मंगवाने पड़ते थे, अब तो यहाँ पे बनने शुरू हो गए। इसमें शुरू से ही वो प्रावधान किया गया है कि अधिकतर कंपोनेंट जो जन के, उसमें हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। विस्तृत जानकारी उसकी भी हम आपको दे देंगे कि कैसे नए कंटेंट का लाभ मिलेगा और कैसे जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन, अभी मान लीजिए स्टूडियो हमारा है, वहां पे पीछे एक बैकड्रॉप लग के आज न्यूज बनती है, अब डिजिटल स्क्रीन्स लगेंगी तो उसके बाद आपके पास बहुत कुछ बदल सकते हो आप साथ साथ में। तो हम अगले 20 साल तक दूरदर्शन कैसा दिखे, उसकी योजना अब बनाकर चल रहे हैं ताकि अगले 20 साल की रिक्वायरमेंट को आज पूरा किया जाए।